नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। विगत एक वर्षों के करंट अफेयर्स का हम अध्ययन कर रहे थे और यह वादा हुआ था कि लगातार ये आपकी कक्षा चलती रहेगी जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, प्रारंभिक परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा के समाप्त होने के बाद इसी समय पर हम मुख्य परीक्षा का अध्ययन करेंगे, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आप सब सारे लोग जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे अभी आ रहे हैं लोग, तो सारे लोग एक बार उपस्थित हो जाएं जिसके बाद से हम चर्चा को प्रारंभ कर सकें। और प्रश्न आज के जैसे कि प्रत्येक दिन में 20 प्रश्न होते हैं, उसी प्रकार से आज भी 20 प्रश्न है, लेकिन थोड़े से और मेहनत करके आया हूं तो आपको कुछ अतिरिक्त डिटेल भी बताई जाएगी। तो साथ ही साथ जब आप प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि प्रश्नों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है प्रत्येक दिन, और जैसा आपने बताया था कि प्रश्न के साथ साथ आंसर भी टिक हो, तो जो आपको पीडीएफ दी जाती है उसमें आंसर भी, जो सही उत्तर होता है उसको चिन्हित करके दिया जाता है। तो अब इससे संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। रही बात आने वाली जो परीक्षा है उसके संदर्भ में टेस्ट सीरीज की बात हुई है। टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द आपका प्रारंभ होने वाला है। आज आपका है मंगलवार, मतलब कि इस बार आप रविवार के दिन आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और टेस्ट सीरीज में हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपके विषय वस्तु के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें विषय वस्तु के बारे में बता दूंगा कि जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम कहां से विषय वस्तु को ले रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक उस टेस्ट सीरीज में कवर किए जा रहे हैं, जिससे आप सब उनको अध्ययन कर सके। उनका अध्ययन करने के बाद टेस्ट सीरीज में भाग लें और अच्छा से अच्छा स्कोर करें, इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। तो टेस्ट सीरीज जो होगा उसका टॉपिक आपको पहले बता दिया जाएगा। जब एग्जाम की घोषणा होगी तब कम से कम 3 से 4 टेस्ट ऐसे होंगे जो सिमुलेटेड होंगे, जिनमें आपको टॉपिक नहीं बताया जाएगा, मतलब वो पूरे ओवरऑल सिलेबस से होंगे। लेकिन अभी जो टेस्ट हम प्रारंभ करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे। एक दिन हम एक विषय के 4 से 5 टॉपिक को कवर करते हुए जो आपकी प्रश्न संख्या है उस रेशियो में हम अलग अलग विषयों के प्रश्न लेंगे, टॉपिक आपको बताएंगे और सीधे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। जो लोग देर से जुड़ रहे हैं आपको बता दें कि करंट अफेयर्स की रात्रिकालीन कक्षा है, रात्रि 11 बजे से आपका प्रीमियर चलता है। और यहाँ पे आपके लिए मैं बोलता हूं कि प्रत्येक दिन, भले ही यह लाइव सेशन नहीं है, लेकिन कमेंट आपके मैं रेगुलर पढ़ता रहता हूं। आपकी कक्षा चल रही है, कमेंट में रेगुलर देखता हूं, क्योंकि इस समय मैं भी आपके लिए समय निकालता हूं। तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जो आपको प्रश्न आता है उसका जवाब आप अवश्य दिया करें, ठीक है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? बताएं इनमें से भारत के प्रथम निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? आपको बताना है। अहमदाबाद, नागपुर, पुणे या लखनऊ, इनमें से किस स्थान पर किया गया है आपको बताना है। तो बताएं, भारत के प्रथम निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा केंद्र का उद्घाटन, संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? चलिए जवाब दीजिएगा और इसके बाद 10 सेकेंड का समय है आपके पास। 10 सेकेंड में आपको जवाब देना है कहां पर एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और यह भी क्या है, भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का है, तो इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस वर्ड पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि प्रथम निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र की बात यहां पर हो रही है। चलिए जवाब दीजिए। मैं यहां पर बता देता हूं, इसका उत्तर है नागपुर। अब यदि नागपुर की बात हो रही है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नागपुर कहां पर है। नागपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। अब अगर महाराष्ट्र में पड़ता है तो महाराष्ट्र आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हो राजधानी है मुंबई। और यदि हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की तो आपको पता होना चाहिए उद्धव ठाकरे। और हमारा यह प्रयास है कि कम से कम प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम आपको अवश्य याद हों, और उसी दिशा में हम ये कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल यहाँ पे हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनका भी नाम आपको याद रखना है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की। अब आपको बता दें यहाँ पे बात हो रही है नागपुर की। तो नागपुर के बारे में पिछले दिनों मैंने बताया था, आज फिर से बता दे रहा हूं। क्या? भारत की पहली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला, भारत की पहली वन्यजीव
डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जो है, उद्घाटन जो है, यह भी नागपुर में हाल ही में किया गया है। इसको भी याद रखना है आपको। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला की जो आधारशिला रखी गई है, जो उद्घाटन किया गया है, वह भी नागपुर में किया गया है। यह आपको पता होना चाहिए। एक संस्थान है जिसको बोलते हैं केंद्रीय, इसको भी नोट कर लीजिएगा, केंद्रीय साइट्स, जो आप सिट्रस, जो आप बोलते खट्टे फलों पर शोध करने वाला जो संस्थान है, इसका पूरा नाम है केंद्रीय साइट्स अनुसंधान संस्थान। यह भी आपको देखने को मिलता है नागपुर में, तो यह भी याद रखिएगा। केंद्रीय साइट्स अनुसंधान संस्थान जो है, यह भी नागपुर में देखने को मिलता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां। उड़ान योजना आपने सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान योजना जो है, उड़ान योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में एक नया हवाई अड्डा खोला गया है, जिसका नाम है चिपी हवाई अड्डा। चिपी हवाई अड्डा। यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि चिपी हवाई अड्डा कहां पर है, तो आपको टिक करना है महाराष्ट्र। और इसी चिपी हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? सिंधु दुर्ग हवाई अड्डा। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए सिंधु दुर्ग हवाई अड्डा कहां पर है, तो भी आपको जवाब देना है महाराष्ट्र। इतनी जानकारी यहां से होनी चाहिए। कई बार मैंने आपको बताया है किसान रेल से संबंधित जानकारी। क्या बताया है कि भारत की जो 100वीं किसान रेल थी, वो चलाई गई थी संगोला से शालीमार। कहां से चलाई गई थी? संगोला से शालीमार चलाई गई थी। संगोला कहां पे पड़ता है? संगोला पड़ता है महाराष्ट्र में। शालीमार कहां पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये तो बात हो गई 100वीं किसान रेल की, पहली किसान रेल कहां पे चलाई गई थी, किन दो स्थानों के बीच, तो पहली किसान रेल की बात करें तो देवलाली स्थान था, नासिक में पड़ता है। देवलाली से पटना के बीच, दानापुर पड़ता है पटना में, वहां के बीच चलाई गई थी। तो देवलाली से दानापुर के बीच पहली किसान रेल चलाई गई थी। और जो 100वीं किसान रेल थी, वो संगोला से शालीमार के बीच चलाई गई थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न से हमने 4 से 5 जानकारियां देखी हैं, और इसी आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। और आपको बता दें कि अगले सोमवार से साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपके चैनल पर प्रारंभ हो रहा है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत लगभग 1 घंटे का आपका सीरीज होगा, और 1 घंटे में हम उस सप्ताह विशेष के जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको एक दूसरे से लिंक करते हुए देखेंगे। प्रश्नोत्तरी के रूप में नहीं होगा, पहले बता दे रहा हूं। यदि आप पुराने छात्र हैं, तो यदि मध्य प्रदेश के चैनल से जुड़े रहे हैं, तो वहां पे देखा होगा आपने, लगातार लगभग 35 से 36 सीरीज लगातार चली है। 35 से 36 सप्ताह लगातार वीडियो चला है, और उसके बाद उत्तराखंड पे चलाया गया था। तो अब आपके चैनल से मैं जुड़ा हूं, तो अब जो भी घटनाक्रम मेरे द्वारा चलाए जाते थे, वो सारे आपके चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप बिहार एसआई दे रहे हो, चाहे लेखपाल का दे रहे हो, जो भी परीक्षा दे रहे हो, सभी में महत्वपूर्ण है। इसको बताएं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? भारत सरकार ने कहां भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है? भारत सरकार ने कहां पर भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है, आपको बताना है। नोएडा, आगरा, जयपुर और भोपाल, ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है। तो बताएं, भारत सरकार ने हाल ही में कहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। बताएं, अवश्य पूछा जाएगा, आगामी परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाएगा। जरूर नहीं है पीएससी में ही पूछा जाए, दरोगा में भी पूछा जा सकता है, और जो भी परीक्षाएं होती हैं। देखो, अब इसका सही उत्तर है नोएडा। ठीक है, बात हो रही है नोएडा की, तो आप जानते हो नोएडा उत्तर प्रदेश का एक शहर है, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। अब उत्तर प्रदेश का शहर है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ की यदि हम बात करते हैं, तो आप जानते हो लखनऊ जो है, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, रट जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यूपी पर इतना फोकस इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, और लगातार नई नई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है, चाहे वो केंद्रीय योजनाएं हो या राज्य स्तर की योजनाएं हो। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
अब यहाँ पे बात हो रहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, मतलब भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जा रही है। तो आप जानते हैं कि जो हमारी हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है, उसके देख रेख के लिए आप जानते हैं कि एक मंत्रालय है, और वो मंत्रालय है हमारा संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय इनकी देख रेख करता है। तो अब जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ आपको पता होगा पर्यटन मंत्रालय भी है हमारा। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के साथ साथ आपको पता होगा पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय है, और इन तीनों मंत्रालयों का जो प्रभार है वो एक ही व्यक्ति को दिया गया है। ये नाम आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है जी किशन रेड्डी। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के प्रभारी, पर्यटन मंत्रालय के प्रभारी और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का जो प्रभार है वो जी किशन रेड्डी को दिया गया है। यही हमारे इन तीन मंत्रालयों के मंत्री हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही थी उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है लखीमपुर खीरी में, ये आपको पता होना चाहिए। लखीमपुर खीरी में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा के बाद आप जानते हैं यहाँ पे काफी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि मैंने बताया था कि हस्तिनापुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मेरठ में है, और यहाँ पे डॉल्फिन रिजर्व भी बनाया जाएगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि इस पे डॉल्फिन रिजर्व भी बनाया जाएगा। और जब बात आती है डॉल्फिन की, तो आपको पता होगा भारत में यदि हम बात करें तो प्रमुख रूप से 3 प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली आती है सिंधु नदी डॉल्फिन, जो कि ब्यास नदी में पाई जाती है पंजाब में, और पंजाब सरकार ने इसको जलीय जीव घोषित किया है। दूसरा है गंगा नदी डॉल्फिन, जिसको बोलते हैं गंगेटिक डॉल्फिन, और गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी आप जानते हैं विक्रमशिला में स्थापित है। तीसरी जो डॉल्फिन भारत में देखी जाती है वो है इरावती डॉल्फिन, जो कि आपको चिल्का झील में मिलेगी, उड़ीसा में देखने को मिलेगी। तो ये 3 डॉल्फिन प्रजातियां आपको पता होना चाहिए कि कहां-कहां पर मिलती हैं, और इनमें से इनकी संख्या को बचाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ये आपको पता होगा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा यूपी में। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी यूपी में देखने को मिलेगा। तो यूपी के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या किसी भी राज्य के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उस राज्य के बारे में समस्त चीजों को रिवाइज करने का प्रयास किया करें, याद करने का प्रयास किया करें। प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी संदर्भ में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको बताएं। अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज ओडिशा के गोपालपुर के हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज बन गया है? बताएं। ओडिशा में एक गोपालपुर पोर्ट है, हेरिटेज बंदरगाह है, और बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जहाज है जो पहला भारतीय जहाज बना है नौसेना का जो यहां पर पहुंचा है। तो इनमें से कौन सा है आपको बताना है। आईएनएस ज्योति, आईएनएस खंजर, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कदमत। आप जानते हो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही साथ 1971 के युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसकी वर्षगांठ मनाने के लिए ये जहाज यहाँ पर पहुंचा था, और इसका उद्देश्य था कि स्थानीय जो लोग हैं उनको तटीय जागरूकता के बारे में बताया जाए, उनको तटीय जागरूकता के बारे में विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया जाए। इसका उद्देश्य यही था। तो इसमें से कौन सा जहाज पहुंचा था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बता दें इसका सही जवाब है आईएनएस खंजर। ये आपको पता होना चाहिए। आईएनएस खंजर इसका सही जवाब है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आईएनएस खंजर सही जवाब है। बात हो रही है ओडिशा की। ओडिशा की बात हो रही है। आप जानते हैं ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के साथ साथ आपको यह पता होगा कि भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर में खेले जाने हैं आगामी हॉकी विश्व कप। और हॉकी विश्व कप कब होगा? पुरुषों का 2023 में होगा, और ये यहीं पर खेला जाएगा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला स्टेडियम में खेला जाएगा। और आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम बन रहा है वो राउरकेला में बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
आपको यह तो जानकारी होगा ही कि भारतीय हॉकी को प्रायोजित करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। ये तो आपने देख लिया होगा हॉकी विश्व कप के दौरान, ओलंपिक के दौरान। अब आगे इसमें से कुछ जानकारी आपको और बता दे रहा हूं। जैसे बात हो रही है हॉकी की, तो पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है उनका नाम है मनप्रीत सिंह। नाम सबको पता होगा, ठीक है, मनप्रीत सिंह। महिला हॉकी टीम की यदि हम बात करें तो रानी रामपाल कप्तान है, ठीक है, हरियाणा की खिलाड़ी है रानी रामपाल इस कप्तान है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए विश्व हॉकी फेडरेशन, जिसको बोलते हैं FIH, ठीक है, विश्व हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द ईयर वर्ष 2021 के लिए प्लेयर ऑफ ईयर का जो खिताब दिया है वो आपको बता दें, दोनों के दोनों खिताब भारत को मिले हैं, महिला वर्ग में भी पुरुष वर्ग में भी। पुरुष वर्ग की यदि हम बात करें तो ये मिला है, पुरुष वर्ग की यदि हम बात करें तो मिला है हरमनप्रीत सिंह। और आपको बता दें महिला वर्ग की यदि हम बात करें तो मिला है गुरजीत कौर। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और FIH का फुल फॉर्म यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है, यह भी आपको पता होना चाहिए। बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे सिमरीपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कोट्टागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे सुनाबेट्टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको पता होना चाहिए। चिल्का, सिमरीपाल, कोट्टागढ़, सोनाबेट्टा, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क काफी पूछा जाता है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको बताएं, उन्नत पुरावशेष प्रबंधन प्रणाली किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? बताएं, उन्नत पुरावशेष प्रबंधन प्रणाली किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो ये करंट अफेयर्स पुराने हैं, ठीक है, और पुराने हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए जवाब दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या है? उन्नत पुरावशेष प्रबंधन प्रणाली किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना। चलिए जवाब दीजिएगा कौन सा सही है। देखो यहां पे आपको बता दें, इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हैं गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है। गोवा के बारे में कुछ जानकारियां आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ के राज्यपाल यहाँ के हैं PS श्रीधरन पिल्लई, ये आपको नाम याद रखना है, PS श्रीधरन पिल्लई। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो इनका नाम है प्रमोद सावंत, ये आपको पता होना चाहिए। गोवा के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, जैसे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की यदि हम बात करें तो इस सूचकांक में जो 2020-21 का सूचकांक निकाला गया था, इस सूचकांक में छोटे राज्यों में गोवा जो है ये टॉप पर था। तो याद रखना है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर था। बड़े राज्यों की यदि हम बात करें तो बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर था। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे था। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर काबिज राज्य है गोवा छोटे राज्यों में, बड़े राज्यों में गुजरात, और यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में तो जम्मू कश्मीर, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात कर लें कि भैया राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक निकालता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं FSSAI, जिसको बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसके द्वारा यह निकाला जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सूचकांक निकाला गया है प्रथम बार कब निकाला गया था, तो प्रथम बार 2019 में निकाला गया था, मतलब यह इस बार का तीसरा संस्करण है, यह भी आपको याद रखना है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, भारत सरकार द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत किए गए किगाली संशोधन के
अनुसमर्थन को स्वीकृति दी गई है। किगाली संशोधन कब किया गया था, बताएं। किगाली संशोधन कब किया गया था, ये आपको बताना है। चले बताएं, किगाली संशोधन कब किया गया था? 2013, 2014, 2015, 2016। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि किगाली संशोधन को जो स्वीकृति है भारत ने 18 अगस्त 2021 को दी है। ठीक है, भारत मतलब अब इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है, और हस्ताक्षर करने वाला देश बनने के कारण भारत को इस समझौते में जो भी वायदे किए गए हैं उसको निभाने पड़ेंगे। जैसे 2023 तक HFC का जो उत्सर्जन है उसको एक प्रकार से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। 2024 तक ओजोन के जो क्षयकारी पदार्थ हैं उनको धीरे धीरे हमें कम करना है। तो इस तरह से बहुत सारे समझौते इसमें किए गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इसको किगाली संशोधन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रवांडा में हुआ था। रवांडा एक देश का नाम है और रवांडा के किगाली में ये समझौता हुआ था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें, बात हो रही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या बात हो रही है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कहां पे संबंध हुआ था समझौता? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को ये समझौता हुआ था, प्रभावी हुआ था। और भारत कब इसमें शामिल हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में? तो भारत 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल हुआ था। मॉन्ट्रियल की यदि हम बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा का एक बड़ा शहर है और इसी शहर में यह समझौता हुआ था, इसी के कारण इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम दे दिया गया। विशेष रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत के क्षय से संबंधित एक समझौता है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन परत के क्षय को कम करने से संबंधित समझौता है, ये आपको याद रखना है। अब आपके लिए अभी मैं तुरंत पूछ रहा हूं, जवाब देना है। यदि आप जवाब दे पाते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी खुशी की बात होगी, नहीं दे पाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है आप जवाब देंगे इसको याद करके। क्या है? मिनीमाता कन्वेंशन क्या है? नागोया प्रोटोकॉल क्या है? पिछले दिनों मैंने बताया है जब जापान मैंने पढ़ाया है। नागोया प्रोटोकॉल क्या है? और नागोया के साथ साथ सेंदई समझौता, सेंदई फ्रेमवर्क क्या है? सेंदई फ्रेमवर्क समझौता क्या है, ये आपको बताना है। मिनीमाता, नागोया और सेंदई ये तीनों आपको बताने हैं। इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी जवाब दे देंगे बड़ी खुशी की बात है, नहीं भी दे पाते हैं बाद में आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य देना है कि मिनीमाता समझौता किससे संबंधित है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, सेंदई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। डिटेल में बताना है समझौता कब हुआ था, कहां हुआ था, किसके संदर्भ में है, तीनों चीजें आपको बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया? भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया, आपको बताएं। चलिए बताएं, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया? क्रिप्टोगेमिक का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जो फूल रहित और बीज रहित होते हैं। मतलब फूल रहित और बीज रहित जो पौधे होते हैं ऐसे पौधों को हम बोलते हैं क्रिप्टोगेमिक। ठीक है, तो मतलब कि ये जो गार्डन है इसमें जो पौधे होंगे वो फूल रहित और बीज रहित पौधे होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लाइकेन हो गया, जैसे कि फर्न हो गया, जैसे कि कवक हो गया, इस तरह के जो पौधे होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो बोला जा रहा है कि कहां पर किया गया है? गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जवाब है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड अगर सही उत्तर है तो आपको पता होगा उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि उत्तराखंड में यदि हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी, इनका नाम तो आपको पता ही होगा, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी और गुरमीत सिंह ये दोनों नाम आपको पता होंगे। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, देहरादून मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो आधारशिला, जो उद्घाटन किया गया है वो देहरादून के चकराता नामक स्थान पे किया गया। ये भी आपको याद रखिएगा कि देहरादून के चकराता में इसका उद्घाटन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए।
आपको मैं एक संस्थान का नाम बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका नाम याद रखिएगा। वाडिया हिमालय, वाडिया हिमालय, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान। ठीक है, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, इसका नाम याद रख लीजिएगा। और यह संस्थान आपको देखने को मिलता है देहरादून में। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ये देखने को मिलता है देहरादून में। इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है जिसको बोलते हैं हिमबस्ती गांव। ठीक है, हिमबस्ती गांव में किए गए उत्खनन में एक भूकंप का साक्ष्य मिला था। जो वहां पे एक भूकंप आया था 1697 ईस्वी में। तो 1697 ईस्वी में जो अरुणाचल प्रदेश के हिमबस्ती नामक गांव में भूकंप आया था, उसका साक्ष्य आज जाकर मिला है। उस साक्ष्य को खोज निकाला है वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने, भूगोलविदों ने। ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम भूगर्भिक साक्ष्य जो प्राप्त किया है, इन्होंने ही प्राप्त किया है और इसको सादिया भूकंप बोला गया। सादिया भूकंप इसको बोला गया, इसको नाम दिया गया था सादिया भूकंप। तो ये भी आपको याद रखना है कि सादिया भूकंप के जो साक्ष्य मिले हैं वो अरुणाचल प्रदेश के हिमबस्ती नामक गांव से मिले हैं। और इस भूकंप के जो साक्ष्य, पहली बार जो भूकंपीय साक्ष्य प्राप्त किए हैं शोधकर्ताओं की टीम ने, वो वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान से संबंधित हैं। और वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में अवस्थित है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहां भारत के पहले स्मॉग टावर की स्थापना की गई? तो भारत के पहले स्मॉग टावर की स्थापना कहां की गई आपको बताना। चले बताएं। भारत में पहली बार स्मॉग टावर का जो स्थापना की गई हो कहां की गई है, ये आपको बताना है। जल्दी बताएं। नई दिल्ली, गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में जवाब दें, क्योंकि ये सारे के पुराने करंट अफेयर्स हैं। पुराने करंट अफेयर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। और यदि आपको नहीं पता है, इसका मतलब आप इस फील्ड में, इस क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि यदि आपको अन्य कैंडिडेट से बढ़त बनानी है तो करंट अफेयर्स ही सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा विषय है जहां पे आप अन्य कैंडिडेट को पछाड़ सकते हैं आसानी से। बताएं। इसका सही उत्तर है नहीं। ठीक है, डी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, और अभी हाल ही में एक रैंकिंग जारी हुई थी, लीड्स इंडिया 2021, और लीड्स इंडिया 2021 रैंकिंग में जो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश है वह है दिल्ली। ये आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि गृह मंत्रालय ने वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। और 2021 के जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई है उसमें पहले स्थान पर है सदर बाजार पुलिस स्टेशन। सदर बाजार पुलिस स्टेशन, और ये कहां पे है? ये दिल्ली से संबंधित है। मतलब दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन पूरे भारत के 15,555 पुलिस स्टेशनों में टॉप पर है। पूरे भारत में कितने पुलिस स्टेशन हैं? 15,555 पुलिस स्टेशन है। यह भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पुलिस स्टेशनों में टॉप पर है। दूसरा आपको बता दें, दूसरे स्थान पर जो है, दूसरे स्थान पर है गंगापुर पुलिस स्टेशन। गंगापुर पुलिस स्टेशन, और गंगापुर पुलिस स्टेशन कहां पे है? गंजाम जिला उड़ीसा में है। यह आपको पता होना चाहिए, गंजाम जिला उड़ीसा में है। तीसरे स्थान पे कौन है? भट्टकला। तीसरे स्थान पर है भट्टकला पुलिस स्टेशन, और भट्टकला पुलिस स्टेशन कहां पे है? फतेहाबाद हरियाणा में। ठीक है, फतेहाबाद हरियाणा में। ये तीनों आपको पता होना चाहिए कि सदर बाजार पुलिस स्टेशन टॉप पर है, गंगापुर पुलिस स्टेशन गंजाम जिला उड़ीसा दूसरे स्थान पर है, भट्टकला पुलिस स्टेशन फतेहाबाद तीसरे स्थान पर है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या टॉप 10 में आपके राज्य बिहार का कोई पुलिस स्टेशन है? क्या टॉप 10 में आपके राज्य बिहार का कोई पुलिस स्टेशन है? बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या बिहार का कोई पुलिस स्टेशन भारत के 15,555 पुलिस स्टेशनों की लिस्ट में टॉप 10 पर है? जी हां है।
कौन सा है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इसका नाम है रामपुर चौराम। यदि कोई यहाँ का होगा तो अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रामपुर चौराम नोट कर लीजिएगा। बिहार का रामपुर चौराम पुलिस स्टेशन जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में 10वें स्थान पर है। पूरे भारत के 15,555 पुलिस स्टेशनों की सूची में 10वें स्थान पर है रामपुर चौराम पुलिस स्टेशन, बिहार का है। यदि कोई भी छात्र यहाँ का होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ये पड़ता है अरवल जिले में। कहां पे पड़ता है, अरवल जिले में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। अरवल जिले में रामपुर चौराम, ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है, 10वें स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट किस स्टार्टअप ने विकसित किया है, आपको बताना। बता किस स्टार्टअप ने इसको विकसित किया है, यह आपको बताना है। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट किस स्टार्टअप ने विकसित किया है। 4 यहां पे दिए हुए हैं, यूनिकॉर्न, मदर केयर, ब्लॉकचेन, जुपिटस। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है जुपिटस, ठीक है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है, जुपिटस इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। फूलों में गुणात्मक मूल्य वर्धन हेतु तो किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा, बताएं। फूलों में गुणात्मक मूल्य वर्धन हेतु किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा, आपको बताना, बताएं। फूलों में गुणात्मक मूल्य वर्धन हेतु किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्या आपको पता है कि भारत का एकमात्र फूल नीलामी केंद्र कहां पर है। भारत का एकमात्र फूल नीलामी केंद्र कहां पर है। भारत का एकमात्र फूल नीलामी केंद्र है कर्नाटक में। और आपको बता दें इस प्रश्न का भी सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में आपको बता दें, भारत में जितने क्षेत्र पर, जितनी भूमि पर फूलों का उत्पादन किया जाता है उनमें से 14% भूमि जो है कर्नाटक अकेले रखता है, यह आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण भारत में जितने प्रतिशत भूमि पर फूलों की खेती की जाती है उनमें से 14% हिस्सा कर्नाटक का है, यह आपको पता होना चाहिए। और फूलों में गुणात्मक मूल्यवर्धन हेतु जो फूल प्रसंस्करण केंद्र है ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने देख लिया कि भारत का एकमात्र फूल नीलामी केंद्र भी कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो दोनों चीजें आपने नोट कर लिया है, दोनों को नोट करना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बता दें कर्नाटक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जैसे कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, सबको पता होगा। यहां पे आपको पता होगा थावल चंद्र गहलोत राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब इसमें आपको बता दें कि जब बात आती है कर्नाटक की तो आपको पता होगा ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया था वर्ष 2020 में, और ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटक के बारे में जब बात करते हैं तो कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं कर्नाटक से संबंधित, जैसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जैसे अंशी राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह के कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। और इसमें 2 अभ्यारण्य भी आप नोट कर लीजिए, BR हिल्स अभ्यारण्य और भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, इसको बताएं।
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की गई है? किस राज्य सरकार में 33% आरक्षण छात्राओं के लिए दिया गया है, आपको बताना है। तमिलनाडु, पंजाब, केरल, बिहार, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। कहां पर मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की गई है, बताएं। अच्छा प्रश्न है, सबका जवाब आना चाहिए। चलिए जवाब दीजिएगा। सबका जवाब आना चाहिए, बताएं। तमिलनाडु, पंजाब, केरल, बिहार। जी हां, इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार राज्य सरकार ने विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए यह घोषणा की है। निश्चित रूप में सराहनीय पहल है। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब बिहार ने किया है तो बिहार आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप सब बिहार से जुड़े हैं, आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान, पटना यहाँ की राजधानी है। बिहार के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पे एक नदी है जिसको बोलते हैं बागमती नदी। बागमती नदी, बागमती नदी को यदि हम बात करें तो ये आप जानते हैं हिमालय की श्रेणी से निकलती है, विशेष रूप से महाभारत श्रेणी से निकलती है, और इसको नेपाल की सबसे पवित्रतम नदियों में से एक माना जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। बिहार की जब हम बात करते हैं तो आपको इतिहास में याद आना चाहिए रामगढ़ अधिवेशन, जो कि 53वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। यह अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया था और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 बोला जा रहा है, जुलाई 2021 में भारत और किस देश ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शन सिद्धांतों के वक्तव्य में दूसरे संशोधन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता जो है विशेष रूप से भारत और किसके बीच हुआ है आपको बताना है। चलो बताएं, भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है। और आपको बता दें टेस्ट सीरीज आपकी प्रारंभ हो रही है रविवार से, और टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको यह भी बता दें कि टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न होंगे उनका डिस्कशन भी किया जाएगा। मॉडल क्या होगा टेस्ट सीरीज पर, उस पर विचार चल रहा है, जल्द ही उससे भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। और प्रयास यह रहेगा कि टेस्ट सीरीज के जो टॉपिक हैं वो आपको कम से कम 4 से 5 दिन पहले दे दिए जाएं, जिससे आप विधिवत तैयारी कर सकें और अपनी तैयारियों का मूल्यांकन भी कर सकें। तो टेस्ट सीरीज के लिए सभी को जुड़ना है आगामी रविवार से, तो इसके लिए अभी से बोलते हैं कमर कस लीजिए, तैयारी पूरी कर लीजिए। ठीक है, चले बताएं, जवाब दीजिए इसका। इसका सही उत्तर है यूएसए। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता हुआ है, यह आपको पता होना चाहिए। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बता रहा हूं अमेरिका से जुड़े हुए, वो आपको नोट करने हैं। जैसे एक संधि है न्यू स्टार्ट संधि, काफी चर्चा में रहती है न्यू स्टार्ट संधि। न्यू स्टार्ट संधि जो है ये विशेष रूप से यूएसए और रसिया के बीच हुई थी। यूएसए और रसिया के बीच संधि हुई थी। इसका उद्देश्य था कि जो आक्रामक हथियार हैं उनकी कटौती की जाएगी। और ये संधि थी ये 5 फरवरी 2011 को प्रभावी हुई थी, 2011 को लागू हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आज हो रहे हैं 2021, इसकी अंतिम अवधि 2021 थी, लेकिन चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब अब इसकी जो अवधि है वो 2026 तक हो गई है, इसलिए ये चर्चा में है। तो न्यू स्टार्ट संधि विशेष रूप से हथियारों में कटौती के लिए यूएसए और रसिया के बीच की एक संधि है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि पिछले दिनों ह्यूरोन ग्लोबल एक लिस्ट जारी हुई थी, 500 कंपनियों की सूची जारी हुई थी, और उसके अनुसार एप्पल कंपनी जो है वो विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी थी। और विश्व की जो सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल, वो अमेरिका से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह भी याद आना चाहिए कि मिसिसिपी डेल्टा
के मध्य महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा स्थापित करेगा यूएसए, यह भी आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा मिसिसिपी नदी जो है, मिसिसिपी मिसौरी आपने सुना होगा, उसी के डेल्टा के मध्य महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा स्थापित करेगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 12। इसको बताएं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी, आपको बताना है। तो बताएं इसकी आधारशिला कहां रखी गई है, ये आपको बताना है। चले बताएं इसकी आधारशिला कहां रखी गई। लखनऊ, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज। किस स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी गई है? चलिए जवाब दीजिएगा। देखो इसकी आधारशिला रखी गई है लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ जैसा भी हमने पूर्व में भी बताया था, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। आपको मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की है और इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के महोबा से। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत महोबा से हुई, लेकिन उज्ज्वला योजना जब प्रारंभ की गई थी तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका जवाब आपको देना है बलिया से। बलिया से उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, उज्ज्वला 2.0 महोबा से शुरुआत हुई थी। और जब बात करते हैं हम बलिया की, तो आपका एक नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की जो जन्मभूमि है वो बलिया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण को एक राष्ट्रीय नेता की जो ख्याति मिली थी वो भारत छोड़ो आंदोलन से मिली थी, यह भी आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रही पुथिरन सुरंग किस राज्य की प्रथम सड़क सुरंग है? बताएं। पुथिरन सुरंग मैंने बताया था, क्यों बताया था? मैंने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया था, क्या नाम था? पीची वजहानी। पीची वजहानी, ये नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा कि पीची वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां से संबंधित है। पीची वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर ये रास्ता जाता है और ये रास्ता जो है ये विशेष रूप से जो भी इसका राज्य है, संबंधित राज्य, इसको तमिलनाडु और कर्नाटक से कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तमिलनाडु और कर्नाटक तो हो नहीं सकते, तो राज्य कौन सा है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है केरल। ये सुरंग आपको केरल में देखने को मिलती है और यह पीची वजहानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। बात हो रही है केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ये आपको पता होना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। इसको बताएं, जून 2021 में किस राज्य मंत्रिमंडल द्वारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के समान पुरस्कार प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया? मतलब जैसे कि भारत रत्न दिया जाता है, पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री दिया जाता है, उसी प्रकार से पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं? बताएं। इस तरह के पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं? और आपको बता दें, ये जो पुरस्कार दिए जाएंगे ये समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए दिए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा राज्य है जिसने इस तरह के पुरस्कार शुरू किए हैं? बिहार, असम, केरल या कर्नाटक? बताएं, जवाब दीजिए। किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है? देखो इसका सही उत्तर है असम। असम राज्य ने शुरू किया है। ये देंगे असोम रत्न, असोम विभूषण, असोम भूषण, असम श्री, इस तरह के पुरस्कार असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। असम की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं राजधानी है दिसपुर। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। इतनी बेसिक जानकारी है जो हर किसी को पता होनी चाहिए।
यहाँ पे यदि हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया, डिब्रू सखौवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको याद आने चाहिए। कौन से? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सखौवा। 2 नए राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे बनाए गए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको राष्ट्रीय उद्यान में कन्वर्ट कर दिया गया है। दूसरा रायमोना आरक्षित वन था, इसको भी राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया है। तो देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 नए राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। असम की जब बात करते हैं तो एक सिंगी गैंडों के लिए ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि विश्व के 2/3 से ज्यादा एक सिंगी गैंडे यहाँ पे रहते हैं। कहां कहां? असम और पश्चिम बंगाल में। असम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है काजीरंगा और मानस। पश्चिम बंगाल का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जलदापाड़ा। दोनों को आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन ने भारतीय रेल नेटवर्क पर हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित रेलगाड़ियों के आरंभ में किस जोन में निविदाएं आमंत्रित की हैं? तो किस जोन में हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित रेलगाड़ियां आरंभ करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, आपको बताना है। निश्चित रूप से पर्यावरण के हित में कार्य किया जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदूषण कम होगा और निश्चित रूप से हमारा जो पर्यावरण है वो और ही बेहतर होगा। तो बताएं किस रेलवे जोन ने इसको शुरू किया है, इसको बताना है। 4 रेलवे जोन है, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे। आपको बता दें इसका सही उत्तर है उत्तर रेलवे, डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। 19 जून 2021 को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री उस समय थे, आज नहीं है, आज आपको बताया गया जी किशन रेड्डी हैं, ठीक है। किस राज्य में सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण किया? तो आपको बता दें कि उस समय प्रहलाद सिंह पटेल मंत्री हुआ करते थे और ये दामोह में इसका उद्घाटन इन्होंने किया था। दामोह पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, ठीक है। आज के समय में जी किशन रेड्डी हमारे मंत्री हैं। जब बात आती है मध्य प्रदेश की तो आप जानते हैं यहाँ की राजधानी है भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। आप जानते होंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक योजना की शुरुआत हुई थी, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसका नाम था पंख योजना। ये आप सबने पढ़ा होगा, पंख योजना, PANKH। और ये जो पंख योजना की शुरुआत हुई थी ये मध्य प्रदेश से हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। विशेष रूप से बालिकाओं के लिए था पंख योजना और इसमें एक एक शब्द के अलग अलग मीनिंग है। जैसे पंख में PANKH में P फॉर क्या है? P से जुड़ता है प्रोटेक्शन, A से क्या है? अवेयरनेस, इसके बाद N आता है, N से है न्यूट्रिशन, इसके बाद K आता है, K फॉर नॉलेज और इसके बाद H आता है, H फॉर हेल्थ। तो कभी भी आपसे पंख शब्द के किसी भी वर्ड के बारे में उसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो पंख PANKH और इसका फुल फॉर्म आपको एक एक का पता होना चाहिए। P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज, H फॉर हेल्थ। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि लगातार इस तरह के प्रश्न बढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। अगला प्रश्न, जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना के किस देश से 2 MH-60R मल्टी हेलीकॉप्टरों के पहले बैच हासिल, मतलब अभी हाल ही में MH-60 नामक हेलीकॉप्टर हमने किस देश से लिए हैं ये आपको बताना है। रूस, इजराइल, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको पता है हेलीकॉप्टरों से संबंधित समझौता हमारा सिर्फ 2 देशों से हुआ है। एक तो हमने रसिया से किया है कामोव हेलीकॉप्टर के लिए, बाकी के चिनूक, सीहॉक, रोमियो, इन सब के लिए जो हमने समझौता किया है ये USA से किया है। और इस हेलीकॉप्टर को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन, इसका भी नाम याद रखिएगा, लॉकहीड मार्टिन। अमेरिका से जो 2 हेलीकॉप्टर हम ले रहे हैं वो आप देखोगे अमेरिका से लिए जाने वाले हेलीकॉप्टर 2 ही कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं, या तो बोइंग कंपनी द्वारा बनाए जा रहे हैं या तो लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये दोनों कंपनियों के नाम आपको पता होना चाहिए। दोनों अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी है और इनके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो USA सही उत्तर है, इसको बताएं।
चले इसको छोड़ दीजिए, इसको बताएं। जून 2021 में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा देश में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE कार्यक्रम और SAGE पोर्टल को लॉन्च किया गया? विशेष रूप से सीनियर जो हमारे पीपल हैं उनके केयर, एजिंग ग्रोथ से संबंधित है, उनके केयर से संबंधित है। तो आप कह सकते हो कि ओल्ड एज पीपल के लिए ये है, सीनियर सिटीजन के लिए है। तो बोला जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा ये शुरू किया गया था, तो आपको बताना है। चले देखो, उस समय थे हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे थावर चंद गहलोत, जो कि आज राज्यपाल है। अब सबसे पहले तो इसका जवाब हो गया थावर चंद गहलोत, ठीक है। इस प्रश्न को इसलिए मैंने रखा क्योंकि आज ये प्रासंगिक नहीं है, इसलिए रखा कि मैं आपसे पूछ सकूं कि थावर चंद गहलोत किस राज्य के राज्यपाल हैं। दूसरा, आज के समय में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभार किसके पास है? दोनों जवाब आपको देने हैं कि थावर चंद गहलोत किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए हैं। दूसरा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। दोनों आपको बताना है, बिना बताए फुर्सत नहीं है। लास्ट प्रश्न आज का, बताएं, दगमारा जल विद्युत परियोजना कहां से संबंधित है? दगमारा जल विद्युत परियोजना बताएं। दगमारा जल विद्युत परियोजना कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दगमारा जल विद्युत परियोजना कहां से संबंधित है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें कि ये कोसी नदी पर है, और कोसी नदी की यदि बात होती है तो राज्य होना चाहिए बिहार, मतलब ये आपके राज्य की योजना है, पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात हो रही है, तो दो परियोजना में बता देता हूं। पहला है सहतूत डैम, पूछा जा सकता है कि सहतूत डैम भारत में कहां पर बनवाया है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है सलमा बांध कहां पे बनवाया है। तो आपको याद रखना है सलमा बांध को मैत्री बांध भी कहते हैं। तो चाहे सलमा बांध की बात हो, चाहे सहतूत डैम की बात हो, दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए। दोनों का संबंध कहां से है? दोनों का संबंध है अफगानिस्तान से। कहां से संबंध है? दोनों का संबंध है अफगानिस्तान से। चाहे सहतूत डैम की बात हो, चाहे सलमा डैम की बात हो, सलमा बांध या मैत्री बांध, दोनों का संबंध जो है वो अफगानिस्तान से है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, हर हालत में इसको आपको याद रखना है। तो आज के जो प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं, और यहीं पर अपनी चर्चा को हम समाप्त करते हैं, और कल फिर आपसे मिलेंगे। और इसी प्रकार से जो ये प्रश्नों की सीरीज है ये इसी प्रकार से चलती रहेगी। अब आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी प्रश्न बताए गए हैं सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ देख के एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। यदि पीडीएफ में बताए गए, जो क्लास में बताए जा रहे हैं आंसर, उनसे कुछ यदि अलग होते हैं, उनसे मान लीजिए टाइपिंग में मिस्टेक होता है या मैम ने गलत टिक किया है, तो उसके बारे में आप बता सकते हो, जिससे उस कमी को दूर किया जा सके, ठीक है। तो जो आपके क्लास में आंसर बताए जा रहे हैं ये एकदम करेक्ट है। यदि पीडीएफ में कोई त्रुटि होती है तो आप स्वयं से भी दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से बने रहें, और टेस्ट सीरीज के बारे में कैसे करना है यदि आप कुछ सुझाव दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं, ठीक है। तो यहीं पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।